बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ नबील शाह और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल नबील शाह ऑफिशियल। तो आज एक और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग पेश खिदमत है। दोस्तों, पिछले व्लॉग में हमने आपके साथ वर्ल्ड वार 1 के बारे में आपने जाना था। तो आज के इस व्लॉग में हम वर्ल्ड वार 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि वर्ल्ड वार 2 किन वजूहात की बिना पर शुरू हुई थी। ये वो जंग थी जिसमें ना सिर्फ फौजी अहलकार बल्कि आम लोग भी पेश थे। इस जंग अजीम का आगाज़ कब हुआ और ये कब इख्तिताम पजीर हुई और इसके ख़त्म होने की वजूहात क्या थी। हिटलर इंग्लैंड को फतह करने में आखिर क्यों नाकाम रहा। हिटलर ने अपनी आखिरी दिन कहाँ गुजारे थे। जब जर्मन को फ्रांस खाली करने का हुक्म मिला तो जर्मन फौज ने क्या किया। और दूसरी जंग अजीम में समुद्री हमला किस मुल्क ने किया और फतह किसको नसीब हुई। अमेरिका ने जापान पर एटम बम का वार कब और कैसे किया था और इन एटमी हमलों से जापान में कितने लोग हलाक हुए थे। मगर इन तमाम तर मालूमात में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतनी ही गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नबील शाह ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत होने की अहम वजूहात। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 जिसे जंग अजीम दोइम के नाम से भी जाना जाता है, ये एक आलमी जंग थी। दूसरी जंग अजीम 1939 से शुरू होकर 1945 तक इख्तिताम पजीर हुई। वैसे तो इस जंग ने कई वजूहात की बिना पर जन्म लिया, मगर हम आपको चंद ऐसी अहम वजूहात के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से आलमी जंग का बाकायदा आगाज़ हुआ। मिलिटरिज्म इन जापान। वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत होने की पहली वजह ये थी कि जापान अपने मुल्क को मज़ीद ताकतवर बनाकर मुख्तलिफ ममालिक पर हमले किए जा रहा था, जिनमें ख़ास तौर पर कोरिया और चीन शामिल थे। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस जर्मनी पर यूरोपीय ममालिक की जानिब से काफ़ी बड़ी तादाद में हर तरह के जरमाने किए जा रहे थे। ह्यूमिलिएशन ऑफ जर्मनी। वर्ल्ड वार 2 की तीसरी बड़ी और अहम वजह ये थी कि यूरोपियन ममालिक जर्मनी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे और इस काम में फ्रांस सबसे आगे था। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम की बाकायदा आगाज़ या शुरुआत उस वक्त हुई जब जर्मनी ने रशिया के साथ मिलकर पोलैंड पर हमला करने का मंसूबा बनाया और यूं 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करके आलमी जंग का बाकायदा आगाज़ कर दिया। इसके बाद 3 सितंबर को फ्रांस और इंग्लैंड ने ना सिर्फ जर्मनी को पोलैंड पर किए गए हमले का जवाब दिया बल्कि जर्मनी के खिलाफ जंग का भी ऐलान कर दिया। उस वक्त इस आलमी जंग में एक तरफ एक्सिस पावर थी, दूसरी तरफ अलायंस पावर्स थी। एक्सिस पावर में इटली, जापान, हंगरी, बल्गारिया और रोमानिया जैसे ममालिक शामिल थे। इसी तरह अलायंस पावर में अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, ग्रीस, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया। अब वो तमाम तर ममालिक वापस लेना शुरू कर दिए थे, मगर हिटलर में बदले की आग अभी तक बुझी न थी। वो कुछ ऐसा करना चाह रहा था जिससे उसके दिल को राहत मिल सके। जर्मनी ने पोलैंड पर अपना पहला हमला करके अपनी जर्मन फौज पोलैंड की अंदर भेजी। बहुत कोशिश की मगर वो नाकाम रहे और जर्मनी ने रशिया के साथ मिलकर पोलैंड को ना सिर्फ अपने कब्जे में कर लिया बल्कि उसे आपस में तकसीम भी कर लिया। अब हिटलर का अगला निशाना फ्रांस और बरतानिया थे, मगर जर्मनी ने पहले अचानक से नॉर्वे पर हमला करके उन्हें सरप्राइज़ दे दिया और 9 अप्रैल 1940 से 10 जून 1940 तक जर्मनी ने नॉर्वे पर कब्जा करके अपना राज मुसल्लत कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि देखते ही देखते जर्मनी डेनमार्क, बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे ममालिक पर भी कब्जा करके उन्हें अपने मुल्क में शामिल कर चुका था।
اب ہٹلر کے پاس جنگی ہتھیار کافی بڑی تعداد میں جمع ہو چکے تھے، لہٰذا اب وہ اپنے آپ کو کافی طاقتور محسوس کر رہا تھا۔ اس لیے جرمنی نے 1940 میں اپنی فوج تیار کر کے فرانس کی طرف روانہ کر دیا اور اس پر حملہ کر دیا۔ اس وقت فرانس کے پاس 8 لاکھ فوج تھی، جبکہ جرمنی کے پاس 15 لاکھ فوج کے ساتھ 1500 جنگی طیارے اور 2000 جنگی ٹینک بھی موجود تھے، اور انہی سب ہتھیاروں کی مدد سے جرمنی نے فرانس پہ بہت بری طرح سے تباہی مچا دی۔ لیکن فرانس بھی خاموش نہ رہا، اس نے برطانیہ کی فوج کے ساتھ مل کر جرمنی کو سبق سکھایا، جو شاید آج اگر ہٹلر زندہ ہوتا تو اسے آج بھی اچھی طرح سے یاد ہوتا۔ جرمنی کا انگلینڈ پر سمندری حملہ۔ دوستو، فرانس پر حملے کے بعد ہٹلر تقریباً آدھے سے زیادہ یورپ کو اپنے قابو میں کر چکا، مگر پھر بھی اس کی کامیابی میں اگر کوئی رکاوٹ پیدا کر رہا تھا تو وہ انگلینڈ تھا۔ انگلینڈ کو اس وقت سمندر نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، اس لیے ہٹلر اب برطانیہ پر سمندری حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ مگر ہٹلر نے جب یہ جانا کہ انگلینڈ کی فضائی فوج جرمن سے زیادہ طاقتور ہے، تو جرمنی نے سب سے پہلے اپنی فضائی فوج کو برطانیہ سے زیادہ مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب جرمنی کو اپنی فضائی فوج کی طاقت پر پورا اعتماد ہو گیا تو ہٹلر نے انگلینڈ پر سمندری حملہ کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی سمندری جنگ تھی، جس میں برطانیہ یا انگلینڈ کے 1000 سے زائد جبکہ جرمنی کے 1800 سے زائد جنگی طیارے تباہ ہو چکے تھے۔ یہ جنگ کئی مہینوں تک زور و شور سے جاری رہی، مگر پھر جرمنی انگلینڈ کی فضائی طاقت کے سامنے کمزور پڑ گیا اور اس طرح سمندری جنگ میں اپنی ہار تسلیم کر لی۔ ہٹلر کی برطانیہ کو فتح کرنے میں ناکامی کی وجہ۔ دوستو، چونکہ جرمنی آدھے سے زیادہ یورپ پر اپنا قبضہ جما چکا تھا اور اب سمندری حملے کے بعد وہ تھوڑی سی کوشش سے برطانیہ کو بھی فتح کر سکتا تھا، مگر اس دوران جرمنی نے کچھ ایسی غلطیاں کی جس سے وہ برطانیہ کو فتح کرنے میں ناکام ثابت ہوا۔ جرمنی کی سب سے پہلی غلطی یہ تھی کہ وہ برطانیہ پر سمندری حملے کے بعد جلد ہی اپنی ہار تسلیم کر بیٹھا۔ اس کی دوسری بڑی غلطی یہ تھی کہ جرمنی بلا وجہ امریکہ کے ساتھ بھی جنگ چھیڑ چکا تھا، اور جرمنی کی تیسری بڑی غلطی یہ تھی کہ جرمنی رشیا کے ساتھ ایک الگ محاذ پر بھی بغیر کسی وجہ کے جنگ شروع کر چکا تھا۔ اس وقت رشیا کی فوج جرمن فوج کے مقابلے میں کافی زیادہ مضبوط تھی۔ رشین فوجی سخت موسمی حالات میں جنگ لڑنے اور رہنے کے عادی تھے، مگر ان کے مقابلے میں جرمن فوج شدید سردی میں ان کا مقابلہ کرنے میں خاص تجربہ نہیں رکھتی، اس لیے روسی فوج کا مقابلہ کرنے میں ناکام ثابت ہوئی، اور یہ جنگ جرمنی کے لیے بہت بڑا دھچکا تھی کہ جس جنگ کے نتیجے میں 9 لاکھ سے زائد جرمن فوجی رشیا کے ہاتھوں ہلاک کر دیے گئے۔ کئی قسم کا جنگی ساز و سامان بھی رشین فوج کے حوالے کرنا پڑا۔ جرمن انگلینڈ اور فرانس کے خلاف یہ جنگ تقریباً جیت چکے تھے، لیکن رشیا نے جرمنی کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ جاپان کا امریکہ پر اچانک حملہ۔ دوستو، اس جنگ میں امریکہ اب تک نیوٹرل بنا ہوا تھا اور اس کا اس جنگ میں کودنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر 7 دسمبر 1941 کو جاپان نے امریکن بحری بیڑے پر اچانک حملہ کر دیا۔ چونکہ معاہدے کے تحت جاپان جرمنی نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا تھا، لہٰذا اس حملے کے بعد جرمنی بھی جاپان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن یہاں جرمنی کے لیے جاپان کا ساتھ دینا خوش قسمتی کی علامت نہ بن سکا، کیونکہ 6 جون 1944 کو امریکہ نے برطانیہ کے ساتھ مل کر جرمنی پر بھی کافی بڑا حملہ کر دیا۔ یہ امریکہ کی جانب سے اچانک حملہ تھا، جس کے نتیجے میں جرمنی کو جانی و مالی دونوں صورتوں میں کافی زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ جرمنی اتنے بڑے نقصان کے بعد اب ہمت ہار چکا تھا۔ اسی دوران امریکہ نے اپنے دوست ممالک کے ساتھ مل کر اٹلی پر بھی حملہ کر دیا اور وہاں کے بادشاہ موسولینی کو قید کر کے قتل کر دیا۔ اٹلی کو بھی ہارتا دیکھ کر جرمنی کے اندر جو تھوڑی بہت ہمت بچی تھی وہ بھی اب ختم ہو چکی تھی۔ جب جرمن فوج کو فرانس خالی کرنے کا حکم ملا
दोस्तों, जब दूसरी जंग अजीम अपने इख्तिताम के करीब पहुंचने वाली थी तो जर्मनी को फ्रांस खाली करने का हुक्म दिया गया। उस वक्त एक जर्मन जनरल ने अपनी जर्मन फौजियों को इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा कि इसमें कोई शक नहीं कि हम इस जंग में बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं और इसमें कोई शक नहीं कि शायद अगले 50 सालों तक हमें दोबारा फ्रांस में दाखिल होने की इजाज़त ना दी जाए। लिहाजा मेरे हुक्म पर पेरिस के अजायब घरों से, कीमती मुजस्मे और सकाफत से भरे घरों से जितना सामान समेट सकते हो समेट लो। जब फ्रांसीसी फ्रांस में इक़्तिदार संभाले तो उन्हें जले हुए पेरिस के सिवा कुछ ना मिले। हुक्म के मुताबिक जब जर्मनी फौजियों ने पेरिस के कोने कोने पे तमाम तर कीमती सामान समेट लिया तो जनरल ने सारा सामान एक ट्रेन पर रखकर जर्मनी ले जाने का हुक्म दिया। और ये बड़ा तारीख़ी वाक़या है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। ये ट्रेन रवाना तो हो गई मगर थोड़ा दूर जाते ही इसका इंजन ख़राब हो गया। इंजीनियर्स को बुलाया गया, इंजन ठीक किया गया और ट्रेन आगे बढ़ने लगी। तकरीबन 40 किलोमीटर मज़ीद आगे जाने के बाद ट्रेन दोबारा ख़राबी के बाइस रुक गई। इंजीनियर्स को बुलाया गया, मसला हल किया गया और ट्रेन दोबारा आगे बढ़ने लगी। अभी तक ट्रेन थोड़ी ही दूर गई थी कि एक बार फिर से ख़राबी के बाइस ट्रेन रुक गई। दोबारा जर्मन इंजीनियर्स को बुलाया गया, मसला हल किया गया और ट्रेन एक बार फिर से चलने लगी। इसी दौरान ट्रेन बार बार ख़राब होती रही और जर्मन इंजीनियर इसे बार बार ठीक करके आगे बढ़ाते रहे। मगर ट्रेन का ड्राइवर एक फ्रांसीसी था। जर्मन इंजीनियर्स बदलते रहे लेकिन ड्राइवर बदलने का ख्याल उनके जहन में कभी ना आया और बिलाखिर ट्रेन अभी तक फ्रांस की हुदूद में ही थी कि ट्रेन के ड्राइवर को पैगाम मिला कि मुआहदे के तहत जर्मन फ़ौज अपनी तारीख़ी इनखला पर फ्रांस छोड़ चुकी है, लिहाजा बहुत शुक्रिया, अब ट्रेन का रुख वापस फ्रांस की तरफ कर दो। ट्रेन जब वापस फ्रांस पहुंची तो उस फ्रांसीसी ट्रेन ड्राइवर के शानदार इस्तकबाल के लिए पेरिस के रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हुजूम जमा था। ड्राइवर ट्रेन से खुशी खुशी नीचे उतरा और मुस्कुराते हुए वो तारीख़ी अल्फाज कहे जो फ्रांस की तारीख़ का हिस्सा बन गए। उसका कहना था कि जर्मन गधों ने सामान तो ट्रेन में भर दिया मगर ये भूल गए कि जो शख्स ट्रेन चला रहा है जर्मन नहीं बल्कि फ्रांसीसी है और अगर ड्राइवर ना चाहे तो गाड़ी कभी मंजिल पर नहीं पहुंचा करती। आपको बताते चलें कि जंग अजीम 2 में पेश आने वाले इस दिलचस्प वाक़या पर कई फिल्में भी बनाई गई हैं। जर्मन फ़ौज और हिटलर की आखिरी दिन। दोस्तों, ये वक्त था 1945 का जब हिटलर ने अपनी जर्मन फ़ौज को खुद ही पीछे धकेलना शुरू कर दिया क्योंकि हिटलर को अपनी शिकस्त अपने बिल्कुल सामने दिखाई दे रही थी। इसलिए उसने अपनी नाकामी की सूरत में पहले ही एक खुफिया जगह का इंतज़ाम कर रहा था। दरअसल हिटलर ने जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में एक खुफिया बंकर बनवा रखा था। यह बंकर ज़मीन से तकरीबन 50 फुट नीचे बना हुआ था। वैसे तो ये बंकर काफ़ी मजबूत बनाया गया था। जो जर्मन का दारुल खलाफा बर्लिन था उस पर हमलों की वजह से अब बंकर कमज़ोर पड़ चुका था। उस वक्त हिटलर अपना ज़्यादातर वक्त उसी बंकर में गुजारता था। एक मरतबा हिटलर ने अपने फ़ौजी सिपाहियों को पास बुलाया और उनसे कहने लगा, चाहे जो भी हो जाए लेकिन तुम मुझे कभी भी दुश्मन के हाथों में मत जाने देना। रशियन फ़ौजी हिटलर को ढूंढते ढूंढते इस खुफिया बंकर तक पहुंच चुके थे। उस वक्त हिटलर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस बंकर में शादी रचा रहा था मगर जैसे ही उसे खबर मिली कि इत्तेहादी फ़ौज उसके करीब पहुंच चुकी है तो वो फ़ौरन कमरे में गया। अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के बाद खुद भी खुदकुशी कर ली क्योंकि हिटलर नहीं चाहता था कि उसका जिस्म भी दुश्मनों तक पहुंच सके। इसलिए उसके हुक्म पर उसके सिपाहियों ने हिटलर पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जला दिया। यूँ हिटलर की लाश का नामो निशान भी मिट गया और दूसरी जंग अजीम में जर्मनी की कहानी यहाँ इख्तिताम को पहुँची। अमेरिका का जापान पर एटम बम का वार। दोस्तों, जर्मनी के जाने के बाद जापान अभी तक अपनी हिम्मत बरकरार रखे हुए अमेरिका के साथ जंग लड़ रहा था। अब अमेरिका जापान पर हमला तो करना चाहता था लेकिन उसे इस हमले में अपनी अमेरिकी फ़ौज की तबाही का सबसे बड़ा ख़तरा लाहक था। अमेरिका ने सबसे पहले जापान की बादशाह जिसका नाम हिरोहितो था को अपने सामने सरेंडर करने का पैगाम
भिजवाया, मगर जापान खुद को कमज़ोर जानते हुए भी खुद को अमेरिका के आगे सरेंडर करने में हरगिज़ तैयार न था। अब अमेरिका को वर्ल्ड वार 2 ख़त्म करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना था, लिहाजा अमेरिका ने जापान पर पहले एटम बम गिराने की तैयारी शुरू कर दी। बम गिराने के लिए अमेरिका ने एक इजलास तलब किया जिसमें यह फैसला करना था कि हम जापान के किस इलाके पर यह एटम बम गिराया जाएगा। और फिर प्लान के मुताबिक 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एयरक्राफ्ट के ज़रिए ठीक 8:45 मिनट्स पर सुबह के टाइम जापान के शहर हिरोशिमा पर एटम बम का वार कर दिया। इस बम का नाम लिटिल बॉय रखा गया था, जिसे एयरक्राफ्ट से ज़मीन तक पहुंचने में सिर्फ 44 सेकंड्स का ही वक्त लगा था। और फिर ज़मीन पर पहुंचने के बाद इस बम ने जो तबाही मचाई उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस बम से जापान की 30% आबादी तबाह हो चुकी थी, जिसमें तकरीबन 1 लाख लोगों की जान चली गई थी। जापान अभी इसी सदमे से दो चार था कि इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को 11:02 पर अमेरिका ने जापान पर एक और एटम बम गिरा दिया। ये बम जापान के शहर नागासाकी पर गिराया गया था। इस बम का नाम फैट मैन रखा गया था। आपको बताते चले कि ये बम जापान की ज़मीन से 50 फुट ऊपर रहते हुए ही ब्लास्ट हो गया था, मगर इसके बावजूद भी इस बम ने पूरे शहर को तबाह बर्बाद करके रख दिया था, जिसमें तकरीबन 80,000 लोगों की जान चली गई। याद रहे कि इस एटम बम के हमलों से जो लोग बच गए थे वो किसी न किसी बीमारी का शिकार हो चुके थे। अब अपने मुल्क को इतनी बड़ी तबाही का शिकार देखते हुए जापान के बादशाह हिरोहितो ने 14 अगस्त 1945 को अमेरिका के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। कहा जाता है कि अगर उस वक्त जापान खुद को सरेंडर ना करता तो 19 अगस्त को जापान को तीसरे एटम बम की तबाही का भी सामना करना पड़ना था। और फिर आखिरकार जापान की अमेरिका के सामने हार तस्लीम करने के बाद ही वर्ल्ड वार 2 भी अपने इख्तिताम को पहुंची। दोस्तों, इस जंग में अमेरिका और रशिया का किरदार बहुत अहम था। दोनों उस वक्त एक दूसरे के हलीफ थे, जो अब एक दूसरे के हरीफ बन चुके हैं, मुखालिफ हो चुके हैं। जो दोस्त थे दूसरी जंग अजीम में एक दूसरे के दोस्त थे, अब वो दुश्मन बन चुके हैं। उस वक्त तक अमेरिका एटम बम की टेक्नोलॉजी हासिल कर चुका था और इस पूरी जंग से जिस मुल्क को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा वो अमेरिका था, जिसने दोनों जंगों के दौरान अपने इत्तेहादियों को अपनी फैक्ट्रियों में बनने वाला असला बेचकर अपनी इकॉनमी को बूस्ट कर दिया और दूसरी जंग अजीम के बाद सुपर पावर बनकर उभरना और यूरोप समेत पूरी दुनिया को अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन का इदारा कायम करके पूरी दुनिया को अमन के नाम पर अपना गुलाम बना दिया और ऐसा दुनिया का अंधा कानून बनाया जिसमें इंसाफ करने की सब वीटो पावर्स अपने हाथ में ले ली। और फिर दुनिया में कोई मुल्क ऐसा ना रहा अमेरिकन गुलामी कबूल ना की हो, और जिस मुल्क ने अमेरिका के आगे सर उठाया अमेरिका ने उस मुल्क को तहस नहस कर दिया। इराक, अफ़गानिस्तान, लीबिया, फ़लस्तीन और शाम समेत कई ममालिक शामिल हैं। आज के व्लॉग में आपके नॉलेज में यकीनन बेहद इजाफा हुआ होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और साथ हमारे चैनल नबील शाह ऑफिशियल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रह सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना अजीज़ व अक़ारब और गिरदो रवा में रहने वाले लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।